गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज लेकर के आया हूँ आप सबके सामने एक नया टॉपिक। तो काफ़ी सारे लोग होंगे यहाँ पे जो अलग अलग सर्विस में हैं ऑलरेडी, प्राइवेट्स में, बैंक में, या फिर किसी पीएसयू में लाइक आईओसीएल, एनटीपीसी वगैरह। और अब अगर उनका कहीं पे बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली उनको ये डाउट हो रहा होगा कि सैलरी क्या मिलती है, क्या फैसिलिटी मिलती है, तो अभी के हिसाब से चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप प्रेजेंट पोजीशन पे जहाँ पे हो वो अच्छी जगह है या फिर अभी जहाँ ज्वाइन करने वाले हो। तो आइए इसको चेक करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और इस वीडियो में मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये मैं अभी इस मंथ के हिसाब से सैलरी आपको बता सकता हूँ। तो ये जो अपडेट होते रहती है, इंक्रीमेंट्स होती रहती है, तो ये चेंज होता रहता है। तो अभी के हिसाब से जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये जून 2021 में, तो इसके हिसाब से क्या सैलरी और फैसिलिटीज़ मिलती है अलग अलग तरह के जॉब्स में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो कंपैरिजन होगा ये बिल्कुल सैलरी बेस्ड होगा। और बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सर्विस ज़्यादा अच्छी है या कोई सर्विस ख़राब है। अ, हर सर्विस की एक अपनी पॉजिटिव चीज़ होती है और नेगेटिविटी भी होती है, तो उसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। उसके लिए हम लोग फिर से कभी डिस्कस करेंगे। और उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो जिसको कवर कर पाना, वो सारी चीज़ें चॉइस के हिसाब से होती हैं। और कुछ चीज़ें हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं उसको, बिल्कुल वो वी कांट कंपेयर एनी जॉब्स लाइक इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो जॉब्स हैं, तो उसको बिल्कुल भी नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो सैलरी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्या सैलरी मिलती है और क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आइए देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, बीपीएससी की पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बीपीएससी की जो पोस्ट है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसमें कि पीएसयू की क्या सैलरी होती है, और उसके बाद देखेंगे कि बैंक्स की सैलरी क्या होती है, और उसके बाद इन सबको कंपेयर करेंगे। ठीक है तो आइए शुरू करते हैं। तो एक और चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो बीपीएससी की जो सैलरी होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्केल को फॉलो करती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे उनका भी मोर और लेस सैलरी जो है सेम होती है, फैसिलिटी सेम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, या फिर उनकी सैलरी भी कुछ ज़्यादा होती है परसेंटेज, जैसे कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती है। तो लेकिन वो पे स्केल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो कि वो कैसे ये काम करता है। ठीक है, कैसे क्या डिफरेंस है दोनों में, आप वो कंपेयर कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। तो बीपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने अलग से नहीं डाला है, उसको आप लोग सेम समझ लेना कि बीपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, तो वो एक दूसरे को रिलेट कर लेना है एक दूसरे से, जो भी पे स्केल होगी। पीएसयू का बिल्कुल अलग होता है और बैंक का अलग होता है सैलरी स्केल, और बीपीएससी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका तो अलग होता ही है। तो इन तीनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, जिससे कि आइडिया लग जाएगा एक तरफ आप लोगों को कि कौन सी जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बीपीएससी में सबसे नीचे की जो पोस्ट है वो है बीएमडब्ल्यू, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, और उसको दी जा रही है लेवल 6। तो लेवल 6 आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर होते हैं, या फिर आपको जो स्टेशन मास्टर होते हैं, तो या फिर स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ये सारे जो पोस्ट होते हैं उन सब की ग्रेड पे जो है वो लेवल 6 होती है। और लेवल 6 यानी कि आपको इसको पहले 4200 ग्रेड पे भी कहा जाता था। ठीक है, 4200 ग्रेड पे भी कहा जाता था इसको। तो अभी ये सारा क्या है, ग्रेड पे क्या होता है 4200 ग्रेड पे, और ये 4600 ग्रेड पे क्या है। तो आइए देखिए, आप ये वाला आप देख सकते हैं कॉलम। तो इसमें आपको पता लगेगा कि आपका 6th पे जो हुआ करता था, यानी कि 6th पे, 7th पे एक तरह से ये रिवाइज़ होती है मैट्रिक्स, सॉरी, जो पे स्केल है ये रिवाइज़ होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ये अपने एम्प्लॉय की सैलरी जो है हर 10 साल पे रिवाइज़ करते हैं। तो उसी तरह से पहली बार जब रिवाइज़ हुआ होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, उसी तरह से 6th पे जो है 2006 में आया था। ठीक है, और ये 2007 में, सॉरी 2016 में 7th पे आया। ठीक है, मतलब ये 6th रिवीजन था और ये 7th रिवीजन। तो लास्ट जो रिवीजन हुआ है 7th पे, वो 2016 में हुआ है, और उसी को 7th पे कहते हैं। ठीक है, उससे पहले 6th पे हुआ करता था। तो 6th पे में जो ये आपका जो दिख रहा है लेवल 6, अभी 7th पे में लेवल चलता है कि 6 होगा लेवल, या 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13, ऐसे। ठीक है, नीचे से 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते हैं। और जो आपका 6 पे के हिसाब से आपको 4200, 4600, 4800, 5400 ऐसा करके ग्रेड पे हुआ करता था। ठीक है, 93,000 से 9300 से 34,800, और फिर उसमें ग्रेड पे दी जाती थी कि 4200 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे है। तो ये होता था 6 पे में। और 7 पे में क्या है, अब वही चीज़ हो गई है लेवल। तो क्या है, 35,400 से 1,12,400, 44,900 से 1,42,400, ये सारा जो है लेवल हो गया है। ठीक है, लेवल 7 और लेवल 8, लेवल 9, तो ये सारा पोस्ट के हिसाब से दिया जाता है। नीचे की पोस्ट को आपको नीचे का लेवल है, हायर और हायर पोस्ट को हायर लेवल मिलती है। तो क्योंकि हम इसमें सुपरवाइजर या फिर ऑफिसर लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं पे स्केल, तो हम लोग उसके नीचे के स्केल के बारे में नहीं बात करेंगे, 1 to 5 को नहीं बात करेंगे, और हम लोग यहाँ 6 से बात करेंगे। तो 6 क्या होता है, लेवल 6। यहाँ पे आपको देख लिया आपने कि बीपीएससी के जो बीएमडब्ल्यू हैं उनको दिया जाता है, और उसके नीचे आपने देखा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जेई को मिलता है, और रेलवे में आपको फिर
असिस्टेंट मास्टर वगैरह को यही स्किल दी जाती है, जूनियर इंजीनियर को ये स्किल मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सीजीएल अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, जैसे जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर करके है, या फिर काफ़ी सारे मिनिस्ट्री में जो असिस्टेंट पोस्ट हैं या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट हैं, तो उन सबको 4200 ग्रेड पे दी जाती है। अब हालांकि वो सब रिवाइज होकर मोस्टली 4600 ग्रेड पे दिए जाते हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे पोस्ट के 4200 ग्रेड पे हैं। तो अब उसको लेवल 6 कहा जाता है 7th पे के हिसाब से। तो आइए जानते हैं कि लेवल 6 में कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो लेवल 6 में आप देखो यहाँ पे कि 35,400 ये आपकी बेसिक पे होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि एक सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट होती है, तो आइए जानते हैं। तो ये देखिए एक रफ सा मैंने बना रखा है, इसमें आप देखो कि किसी भी सैलरी में आपको जो गवर्नमेंट की सैलरी है, स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशली जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बेसिक पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डीए होगा जिसको कि डियरनेस अलाउंस कहते हैं, हिंदी में उसको महंगाई भत्ता कहते हैं। उसके बाद आप देखो प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है, भविष्य निधि जिसको हिंदी में कहा जाता है, या फिर एनपीएस हो सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर न्यू पेंशन स्कीम, जो एक नई तरह की पेंशन स्कीम है, या फिर एक तरह का प्रोविडेंट फंड भी है ये, जो कि आपको रिटायरमेंट पे दी जाती है। कुछ पैसे आपके जो हैं उनमें से कट के रिटायरमेंट पे आपको पैसे दी जाती है। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, जो कि हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और उसके बाद मेडिकल मिलता है। तो ये जो है ये मेन कंपोनेंट होती है सैलरी की। इन सबको मिला के टोटल सैलरी आपकी बनती है, और उसमें से आपको कुछ सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, कुछ सैलरी आपको इनकम टैक्स में टीडीएस कट के जाएगा, कुछ सैलरी आपका प्रोविडेंट फंड में कट के जाएगा, या एनपीएस या पेंशन स्कीम में कट के जाएगा। तो नॉर्मली यही होती है, ये होती है मेन सैलरी। ठीक है, दूसरा सैलरी क्या होता है, एक तरह के अलाउंस होते हैं अलग तरह के, ठीक है, पर्क्स में भी कह लीजिए। तो वो पर्क्स जो है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट्स में कम मिलेंगी, बैंक में ज़्यादा मिलेंगी, पीएसयू में ज़्यादा मिलेगी। तो अब आपको ये क्या क्या मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो जैसे कि आपको टेलीफोन हो गया, या फिर कार हो गया, ड्राइवर हो गया, डीजल हो गया, या फिर अलग तरह की चीज़ें, जैसे आपको मोबाइल खरीदना है, या फिर लैपटॉप, या बैग्स, या फिर आपको आप डिस्पेंसरी में जाते हैं कोई मेडिसिन आप खरीदते हैं, उन सब की पेमेंट होगी, या फिर आपको एसी कूलर फ्रिज या फिर सोफ़ा लेना है। ये एक तरह की सुविधा दी जाती है अलग अलग कंपनी में, हर जगह पे नहीं दी जाती। सरकारी कंपनीज़ में नहीं दी जाती है, मतलब सरकारी विभागों में नहीं दी जाती है। बाकी अगर पीएसयू की बात करें तो वहाँ पे दी जाती है। तो आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में, कि आपको बीपीएससी की जब पोस्ट आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी इसमें आपको बेसिक पे जो है वो आपको जब आप शुरुआत में आप ज्वाइन करेंगे लेवल 6 पे बीएमडब्ल्यू में, तो आपको 35,400 रुपये आपकी बेसिक होगी। उसके बाद जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस जो डीए है, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से 28% हो जाएगी। तो 28% के हिसाब से आपको बेसिक पे एक ऐसा पे है जिसपे सब कुछ कैलकुलेट होता है। आपका डीए उसी के हिसाब से रहेगा कि बेसिक का इतना परसेंट आपको डीए मिलेगा। फिर पीएफ जो कटता है उसी के हिसाब से कटेगा कि बेसिक का इतना परसेंट कटना है। एचआरए जो है आपको हाउस रेंट जो मिलता है वो भी आपको बेसिक जितना है उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। तो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपकी बेसिक कितनी है इस बात पे ही आपका सारा सैलरी डिसाइड होता है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग बेसिक होती है। जैसे ये मैंने जो आपको लिख रखा है, ये आपका 6 का है, और ये 7 का है, और ये 9 का है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी को 10 कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि ये जो है बेसिक पे आपकी 35,000 ये हो गया, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए डीए तक। डीए आपको 28% जुलाई से मिलने लग जाएगा। डीए क्या होता है कि ये साल में 2 बार रिवाइज होता है, ये जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से। ठीक है, जो इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये क्या है साल में 2 बार, यानी कि जुलाई में और जनवरी में ये रिवाइज होता है, कि आपका जितना इन्फ्लेशन रहेगा, सीपीआई इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उसके हिसाब से आपका जितना परसेंट महंगाई बढ़ा, ठीक है, जो कैलकुलेट करने का जो पैरामीटर है वो सीपीआई इंडेक्स है। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो आपको बढ़ के मिलेगी, ठीक है, तो जैसा कि सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से आपको पता लगेगा कि मान लीजिए कि आपका डीए यानी कि इन्फ्लेशन जो है अगर 3% बढ़ा तो 3% आपका डीए बढ़ जाएगा। अगर 6% बढ़ा तो 6% बढ़ जाएगा। 10% बढ़ा है तो 10% बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली अभी पिछले 3 साल से ऐसा ट्रेंड है, 3-4 साल से, 5 साल से, कि 2%, 3%, 4% यही बढ़ता है। ठीक है, एक बार में। और ये सारी चीज़ जो है, डीए जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जो बैंक हो, या पीएसयू हो, या फिर आपका बीपीएससी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी है, इसको सब लोग बराबर फॉलो करते हैं। सब लोग का मतलब बैंक को छोड़ दें, अगर बैंक क्या है कि वो क्वार्टरली अपना रिवाइज करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो पीएसयू हैं, पीएसयू जो कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं कि वो 6-6 महीने पे रिवाइज करती हैं, जुलाई में और जनवरी में। जबकि बैंक्स जो हैं वो क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने पे रिवाइज करती हैं। तो मोर और लेस डीए जो है सबका सेम ही होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि जुलाई में 28% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का डीए है, तो वही चीज़ आप देखेंगे कि बैंक में भी अराउंड उसी के इक्वल में रहेगा, 27%, 28%, ऐसा ही उसका भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके 50% या फिर 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये डीए हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद आप देखेंगे कि ये प्रोविडेंट फंड या फिर एनपीएस, ठीक है, ये आपका रिटायरमेंट का कंपोनेंट है। मतलब ये आपकी सैलरी से काट ली जाएगी, और जितनी सैलरी आपकी कटेगी उतनी ही आपको गवर्नमेंट देगी, या फिर बैंक देगा, या फिर पीएसयू देगी। ठीक है, तो ये तीनों मिला के आपका ये कट जाएगा ये सैलरी। तो ये रूल कितना है, तो ये क्या होता है कि बेसिक और डीए को ऐड कर देंगे। बेसिक डीए ऐड करने के बाद आपका
जितना सैलरी बचेगा, मतलब जितना बनेगा, जैसे कि ये बन रहा है 45,000 के अराउंड, तो उसका क्या होगा कि 12% या 10% आपका पीएफ में वो कट जाएगा, ठीक है? और उतना ही 10% ही आपको या 12% आपको गवर्नमेंट भी देगी, और वो दोनों जो पैसे होंगे वो आपका पीएफ में या एनपीएस फंड में वो जमा होंगे, ठीक है? तो अब देखिए ये कंपोनेंट हो गया। जैसे इस केस में आपको क्या होगा, बीएमडब्ल्यू के केस में आपका 5,000 समथिंग आपका कटेगा, और 5,000 ही गवर्नमेंट देगी, और ये दोनों 5-5 10,000 मिल करके आपके पर मंथ वो आपकी सेविंग होती जाएगी वो रिटायरमेंट फंड में। उसके बाद ये क्या है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, 2800 रुपये अराउंड। तो ये क्या है, अलग अलग जगह के लिए अलग होता है। सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है आपका मतलब कि एक्स वाई जेड सिटी जो होती हैं। तो नॉर्मली जो हम लोग बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई सिटीज़ है, और वाई सिटी में भी सिर्फ पटना वाई कैटेगरी में आती है, और बाकी जितने भी जगह हैं जैसे आपको इवन मुजफ्फरपुर या फिर गया जैसे जगह हो, या फिर आपका बख्तियारपुर जैसा छोटा जगह हो, तो उन सब जगहों पे आपको 8% मिलेगा, यानी कि वो एक्स कैटेगरी में आता है। और पटना जैसे जगह में आपको 16% एचआरए मिलेगा, यानी कि वहाँ पे आपको करीब 16% मिलेगा, और वहाँ पे आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तो पटना में थोड़ी सैलरी ज़्यादा होगी, बाकी जगहों पे सैलरी कम होगी, और ये हर डिपार्टमेंट में ये फॉलो होता है, चाहे आप पीएसयू में काम करें, बैंक में काम करें। शहर में सैलरी ज़्यादा होती है, और जो छोटी जगह होते हैं, रूरल एरिया होती है, वहाँ पे सैलरी कम होती है। लेकिन बिहार को अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे तो ज़्यादातर जगह रूरल एरिया में ही आती है, और इंक्लूडिंग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वो सब भी रूरल ही माना जाएगा, एक्स कैटेगरी ही माना जाएगा, और वाई कैटेगरी में सिर्फ पटना एक आता है, ठीक है? तो नॉर्मली सैलरी जो है वो एचआरए 8% रहेगी, और 16% पटना के केस में। तो अब आइए देखते हैं आगे कि एचआरए के बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है वो 1,000 रुपये के साथ डीए में ऐड होके मिलेगा, तो वही पटना में आपको ये 1280 की जगह पे 3,000 रुपये हो जाएगा। और उसी तरह से ये आप देखिए मेडिकल, तो मेडिकल 1,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है? तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बराबर है। तो यही एक मेन सैलरी होती है, मेन सैलरी कंपोनेंट यही होती है, ये फिक्स होती है अराउंड कि ये मिलना ही मिलना है, और बाकी सारा जो है वो वेरी करेगा। तो आइए देखते हैं कि वेरिएबल कंपोनेंट्स में क्या क्या मिलता है। तो वेरिएबल कंपोनेंट्स में आपका जो आपका सीयूजी सिम है, जो आपका फ़ोन टेलीफोन बिल हो गया, या कार मिला तो फिर उसका आपका जो डीजल है या पेट्रोल है, या फिर जो आपने ड्राइवर रखा है तो वो भी सरकारी ही होगा, तो उसके लिए तो सैलरी गवर्नमेंट देती ही है। और उसके बाद जो साल में इंक्रीमेंट होती है वो बेसिक आपका वो बढ़ता जाएगा, यानी कि 3% इंक्रीमेंट आपका बढ़ता जाएगा बेसिक का। तो जैसे पहले साल आपका 35,400 है, तो अगले साल वो बढ़ करके 36,462 हो जाएगा। और डीए का तो मैंने बताया कि 2 बार बढ़ेगा, तो जैसे मान लीजिए कि 28% इस साल है, तो हो सकता है कि अगले साल वो 35% हो। तो ऐसा ही है, वो 40% भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। वो 35% की जगह पे 37% भी रह सकता है। तो ये है हिसाब। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसको शॉर्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने जो बताई वो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कितनी सैलरी एग्जैक्टली मिलती है और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो देखिए इन सबको अगर जोड़ देंगे, तो अगर आप लेवल 6 पे अगर ज्वाइन करते हैं बीएमडब्ल्यू में, तो आपको जो कट कटा के जो भी सैलरी आएगी वो करीब 45,000 रुपये के करीब अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक है? ग्रॉस मान लीजिए कि 55-56 हज़ार के करीब ग्रॉस रहेगी, और 45,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगी। तो लेवल 6 के केस में आपको 45,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है? और इसके अलावा फिर आपको जो फ़ोन बिल वगैरह वो सारा आपको मिल सकता है, क्योंकि ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर को कार वगैरह कुछ नहीं मिलती, और अदर फैसिलिटी भी नहीं है, फील्ड वर्क भी है इसमें, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ है नहीं, तो आपको इतना ही मिलेगा। इसके अलावा आप मान लीजिए कि कभी बीमार हो गए, ऐसा बीमार हुए कि आपको एडमिट होना पड़ा, तो अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट रहते हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उस केस में आपका मेडिकल जो है वो रीइम्बर्स हो जाता है, ठीक है? उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। एक दूसरी फैसिलिटी के नाम पे ये मिलती है कि मान लीजिए हर 2 साल पे, सॉरी हर 4 साल पे आप कहीं भी इंडिया में आप घूमने जा सकते हैं ट्रेन के थ्रू, और उसके लिए आपको थर्ड एसी या सेकंड एसी का आपको टिकट आने जाने का मिल जाएगा। उसमें आपका टिकट हो गया या आपके डिपेंडेंट्स हो गए, ठीक है, जो पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ हो गई या फिर आपका बच्चा हो गया, तो उन सब का टिकट आपको आने जाने का मिलेगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो यही इसकी फैसिलिटी है, और 45,000 रुपये इसकी सैलरी है, और 56,000 के करीब इसकी ग्रॉस बनती है, ठीक है? तो ये है लेवल 6। तो अब बात करेंगे लेवल 7 के बारे में। तो लेवल 7 में क्या होता है कि लेवल 7 में आपको आपकी जो सैलरी होगी वो आप देखो, लेवल सैलरी में अराउंड 56,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होके आएंगे, ठीक है? 56,000 रुपये क्रेडिट होंगे, और उसके बाद आप देखो तो 70,000 के करीब ग्रॉस बनेगी। तो 56,000 आप मान के चलो कि आपको अकाउंट में आएगा ही आएगा। ये आपका जुलाई के बाद की सैलरी है, ठीक है? और उसके बाद देखो आप लेवल 7 पे कितनी भी पोस्ट है, तो लेवल 7 आप देखो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जैसे रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, ठीक है? इसके अलावा जैसे कि आप एसएससी सीजीएल की बात करें, तो एसएससी सीजीएल में जितने भी आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, या फिर आपका एक्साइज है, या फिर जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जितने भी आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं या फिर सचिवालय सहायक जो होते हैं या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कह लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट के, तो उन सब की ग्रेड पे 4600 होती है। और स्टेट गवर्नमेंट में ये आप देखो तो आप सप्लाई ऑफिसर हो गया, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर या ब्लॉक एससी वेलफेयर ऑफिसर या फिर रेवेन्यू आरडीओ, इन सब की लेवल 7 है। तो लेवल 7 पे या फिर इसी को 4600 ग्रेड पे कहा जाता था। तो इसको आपको 4600 ग्रेड पे या लेवल 7 पे आपको करीब 56,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगी और 70,000 करीब ग्रॉस बनेगी, ठीक है, 56,000 आपके अकाउंट में आएगी। और इसमें जो है मैं जो भी सैलरी अभी बता रहा हूँ आपको, उसमें इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया मैंने। तो आपके अकाउंट में जितनी आ रही है, ठीक है, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, जितने आपके अकाउंट में आ रही है ना उतना ही के करीब आपका इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आपका साल में डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। ये एक रफ आइडिया है। उसके बाद मान लो कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फाइनेंस सर्विस या फिर पुलिस सर्विस असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, वो लोग जो हैं लेवल 9, ठीक है, लेवल 9 वाले। तो अब बात करेंगे लेवल 9 की। तो लेवल 9 को कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो लेवल 9 को आपका जो सैलरी है वो आप देखो तो करीब 66,000 रुपये के करीब आएगी और 82,000 ग्रॉस होगी, ठीक है। तो ये 66,000 के करीब आपके अकाउंट में कट के आएगी। और इसके अलावा जैसे कि अब हम बात करते हैं, तो जैसे ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, सप्लाई ऑफिसर, एससी वेलफेयर या फिर जो भी हैं, तो ये सब जो चारों पांचों जो पोस्ट हैं ये सारे बिहार एसएससी के पोस्ट हैं। ये भले ही बीपीएससी कंडक्ट करा रही है लेकिन ये सारे बिहार एसएससी के पोस्ट हैं। क्योंकि बीएसएससी एग्जाम नहीं ले रही है इसलिए बीपीएससी के थ्रू इनकी हायरिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीपीएससी के पोस्ट हो गए, ठीक है। तो इसीलिए ये सुपरवाइजरी पोस्ट है और इनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है जो कि आपको बाकी सारे बीपीएससी के पोस्ट में मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना कि बीपीएससी जस्ट एक एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी है, ना कि एक ये कोई कैडर है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि सैलरी कितनी आएगी। तो आप देखो कि लेवल 6 पे 45,000 के करीब आएगी, लेवल 7 पे 56,000 और लेवल 9 पे 66,000। तो ये मान के चलो इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपको सीयूजी सिम वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक और चीज़ याद रखना कि अगर क्वार्टर मिला, ठीक है, तो क्वार्टर मिला तो ये जो एचआरए जो दे रहे हैं ये भी ये काट लेंगे। जैसे कि 4200 जो लेवल 6 पे 2800 है या 3500 7 पे या फिर 4200 जो आपको दे रहे हैं लेवल 9 पे, तो ये काट लेंगे अगर क्वार्टर मिलेगा तो, ठीक है। तो सैलरी और कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा जैसे कार वार मिलेगा तो कार सबको तो मिलता नहीं है। और बीडीओ, सीओ या फिर आरडीओ या फिर जो भी है आरडीओ और जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं या म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो ये 3 जो पोस्ट हैं तो ये लेवल 7 में सबसे अच्छे पोस्ट हैं। तो इन तीनों को क्या है कि डायरेक्टली आप मान लीजिए कि अगर सर्किल ऑफिसर या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के प्रभारी आप बन जाते हैं तो उस केस में तो आपको कार वार फैसिलिटी मिलेगी और सारा कुछ मिलेगा जो भी डीजल वीजल है। तो आपको उस केस में थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वाइट मनी आपका इतना है। तो कई लोगों के लिए जितने जो लोग फ्रेशर्स हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं और इधर ही रहना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी डिसेंट सैलरी है, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छा आप अपना लाइफ बिता सकते हैं इसमें। अब आते हैं इंक्रीमेंट के बारे में। तो साल में आपको मैं मान के चलो कि साल में सारी इंक्रीमेंट मिला दो तो अराउंड 5 से 7 हज़ार रुपये अभी इंक्रीमेंट हो जाती है। तो मान के चलो 4-5 हज़ार ऐसे अभी नॉर्मल होगी ही होगी और मैक्सिमम 8-9 हज़ार तक हो सकती है। लेकिन वो केस कभी नहीं आता है। अभी तो पिछले 5-7 साल से ऐसे इंक्रीमेंट नहीं हुई है। नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करके चलना कि 3 से 5 हज़ार रुपये हर साल आपका बढ़ता रहेगा सैलरी। तो एक बार आपने जैसे ज्वाइन कर लिया, 45,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं, 56,000 अकाउंट में आ रहे हैं, उसके बाद 5-5 हज़ार हर साल आपका बढ़ेगा सैलरी, ठीक है। अब आते हैं कुछ और जो इनको मिलती है फैसिलिटी ऐसी। तो अब देखो यार, प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन तो 10 साल पे होती है अगर आप लकी हो। इसके बारे में आप पोस्ट वाइज जो मेरे वीडियोज़ हैं तो आप उसको देख लेना। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप मान के चलो कि 10-10 साल पे अगर प्रमोशन होती है तो आपका जो लेवल 6 है तो प्रमोट होकर आप जाओगे लेवल 7 में, और 7 वाले प्रमोट होकर लेवल 8 में जाएंगे, 8 वाले जो है प्रमोट होकर लेवल 9 में जाएंगे। तो ये रहती है आपकी हायरार्की, ठीक है। और 9 वाले जो है सीधा 11 में जाएंगे क्योंकि 10 लेवल नहीं होती है गवर्नमेंट में, ठीक है। 10 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, वहाँ पे फिर 9 नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से 10 वाले 11 में जाएंगे प्रमोट होके। तो ये 10-10 साल पे होगा। तो आप देखो कि मान के चलो कि 5-5 हज़ार रुपये आपकी इंक्रीमेंट हो रही है और 10 साल के बाद प्रमोशन हो रहा है। तो जब आपकी प्रमोशन होगी ना तो आपके सैलरी में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा, सैलरी ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी। तो ये एक डिमेरिट है आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन करने का। क्योंकि अगर प्रमोट कर देते 3 साल में तब तो आपको लगता है कि हाँ प्रमोशन हुआ है, ठीक है, सैलरी बढ़ी है, लेकिन आपकी सैलरी तो 5-5 हज़ार रुपये बढ़ी रही है। और 10 साल के बाद अगर आपको मान लो कि आप 35,400 पे अभी ज्वाइन करते हैं, 5-5 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो 10 साल के बाद 50,000 आपकी बढ़ जाएगी सैलरी, आपकी बेसिक 80,000 के करीब हो जाएगी। और जब आप ज्वाइन करेंगे लेवल आपका 6 से आप 7 पे जाएंगे तो 7 पे आपकी जो ग्रेड पे होगी वो कितनी होगी, 45,000 होगी। तो 45,000 ना दे करके ये काम ये अच्छा करते हैं कि वापस से उसी के इक्विवेलेंट में लेवल उसको सेट कर देते हैं कि चलो 6 लेवल दे दिया, 7 दे दिया और 7 के इक्विवेलेंट 80-85 हज़ार जो है बेसिक दे दिया। तो यही करते हैं। तो ये एक लॉस होता है इसमें। अब बात करते हैं सीटीसी की,
ठीक है। इंक्रीमेंट आपने देख लिया, इन हैंड आपने देख लिया सैलरी की कितनी मिलेगी, और उसके बाद आपने देख लिया कि आपको अकाउंट में कितना आएगा, और हर साल इंक्रीमेंट कितनी होगी, और प्रमोशन कितने साल पे होगा, और प्रमोशन होने के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये चीज़ मैंने बता दी। प्रमोशन होने के बाद कोई सैलरी नहीं इंक्रीज़ होती है, हर साल 5-5 हज़ार रुपये बढ़ते हैं। हाँ, 10 साल के बाद आपकी लेवल चेंज हो जाएगी, जैसे आप 6 पे हो तो लेवल 7 हो जाएगी, या फिर 7 पे हो तो 8 हो जाएगी, तो उसी को कहते हैं कि प्रमोशन हो गया, ठीक है। लेकिन सैलरी में इंक्रीज़ तो होती नहीं है जब तक कि टाइमली प्रमोशन ना हो। अब आते हैं आपका सीटीसी पे। कई लोग प्राइवेट में काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो प्राइवेट वालों को सीटीसी समझ में आती है। तो सीटीसी देखो यार, ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं कि सीटीसी कुछ होता है कि कितना सीटीसी है, लेकिन एक अराउंड में लेके चलो, मैं रफ आइडिया बताऊँ तो अगर जो लेवल 6 पे है तो उनकी जो सीटीसी है वो अराउंड 7-8 लाख पे पर इनम होती है। जो लेवल 7 पे है तो उसकी सीटीसी मान के चलो 9-10 लाख रुपए पर इनम है। और जो आप मान लो कि लेवल 9 पे है तो उसकी सीटी 12-14 लाख आप मान सकते हो, ठीक है। सारा कुछ इंक्लूड कर दो उसके अंदर, सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल और वो रिटायरमेंट, सारा कुछ आप इसके अंदर डाल दो, वो सारा आ गया तो वो सीटीसी बन जाता है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, ये है सेंट्रल आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बीपीएससी की सैलरी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आगे बैंक की। तो देखो यही है, पे स्केल था, आपने देख लिया कि इसमें 6, 7, 8, 9 आप देख लो। आपका लेवल 11 में जो 9 वाले हैं, 11 में जो प्रमोट होंगे तो उनकी बेसिक जो है 67,000 रुपये होगी, ठीक है। 53,000 से 67,000, तो इस हिसाब से बढ़ती है। अगर आपकी बेसिक पे इतनी बढ़ेगी तो फिर सैलरी ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब बात करेंगे हम लोग बैंक्स की, ठीक है, बैंक्स। तो देखो यार, बैंक्स की सैलरी यहाँ पे, तो जैसे उसमें आपका 6th पे 7th पे होता था, वैसे ही इसमें बाई पार्टाइट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाई पार्टाइट सेटलमेंट, तो अभी जो रिसेंटली जो हुआ है ये 2017 में होना था, ये 5 साल या फिर 4 साल लेट हुआ है अभी, ठीक है। ये बात और है कि लेट हुआ है, लेकिन उसको जैसे बढ़ी हुई सैलरी मिली है सबको, पिछली सैलरी जो मान लो कि नहीं मिल पाई थी तो वो उनको दे दिया गया, ठीक है। 2017 का रिवाइज किया गया है, तो 2017 की सैलरी के हिसाब से आपको ये देखो आपकी सैलरी ये रहेगी। तो इसमें क्या है कि जैसे उसमें 4200-4600 ग्रेड पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, या 7th पे कमीशन, जो सेंट्रल पे कमीशन जिसको कहते हैं, या पे मैट्रिक्स कहते हैं। बैंकिंग में क्या होता है, बाईपार्टाइट सेटलमेंट होता है, और उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। और इसमें क्या होता है, स्केल चलता है, तो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इसके जो पे स्केल होते हैं तो वो 36,000 से 63,000 स्केल 1, फिर 48,000 से 69,000 स्केल 2, 63,000 से 78,000 स्केल 3, ऐसे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रमोशन कैसे होती है, या फिर जो इनकी सैलरी है वो क्या आती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखना कि जो ये आपका जो स्केल 1 है ये पीओ को मिलता है, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जब आप ज्वाइन करते हो तो आप 1 साल ट्रेनिंग में रहते हैं तो आपको पीओ कहा जाता है। उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, ऐसे करके हायरार्की चलती है इसमें, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। तो आपकी बेसिक जो है वो 36,000 रहेगी, ठीक है, जब आप पीओ पे ज्वाइन करते हो तो जैसा कि आपने देखा कि बीएमडब्ल्यू में आपका जो बेसिक पे था वो 35,400 था, ठीक है। और आपका जो आरओ है या फिर जो भी है उसका बेसिक आपका देखो 44,900 है। और फिर देखो आप जो बीएएस है उन सब का जो बेसिक है वो 53,100 है। तो उसके कंपेयर में जब आप इससे मैच करोगे तो देखो आप पीओ जो है असिस्टेंट मैनेजर, उसकी जो बेसिक है वो 36,000 है। स्केल 2 डिप्टी मैनेजर की जो बेसिक है वो 48,000 है। और स्केल 3 जो मैनेजर है उसकी बेसिक जो है 63,000 है। तो इस तरह से बेसिक है। अब आइए जानते हैं कि इसमें सैलरी जो है वो कितनी बनती है इनकी। तो देखो ये मैंने एक रफ़ किया है यहाँ पे। तो स्केल 1 की अगर जो सैलरी रहेगी, मान के चलो, वो आप यहाँ पे देखो ये उनका बेसिक कंपोनेंट इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो क्या-क्या रहता है वो सिमिलर रहेगा जैसा पिछले आपने देखा कि क्या-क्या था उसमें बीएमडब्ल्यू में, तो उसी तरह से इसमें भी रहता है। इसमें एडिशन क्या होता है, इसमें आपका एक स्पेशल अलाउंस मिलता है 17%, ठीक है, जो कि बेसिक का 17% स्पेशल अलाउंस मिलता है। फिर क्या है, इनको एनपीएस और ईपीएफ दोनों कटता है, ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। अब दूसरा आप आगे देखो तो इनको एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, सीसीए, ठीक है। और उसके बाद आप देखो इसका लर्निंग अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से इन सबको मिला करके एक आपको 55,000 के करीब अकाउंट में आ जाएंगे, और 71,000 के करीब ग्रॉस बन जाती है। ये आपका जो है सैलरी पे जो आपका जो पे स्लिप जो मिलता है उस पर आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। आपको क्या है कि हर महीने आपको पेट्रोल, अगर आपके पास मान लीजिए कि कार है या फिर बाइक है तो उस हिसाब से कम मिलेंगे, लेकिन अगर कार है तो फिर आपको करीब 60-65 लीटर आपको पेट्रोल या डीजल मिलता है, ठीक है। और अगर आपके पास बाइक है तो उसके हिसाब से 40-50 लीटर आपको पेट्रोल मिलता है, ठीक है। ये हर महीने आपको जो रेट है उस हिसाब से मिलेगा। जैसे मान लो 100 रुपीज़ है या फिर 200 रुपीज़ हो जाएगा पेट्रोल का प्राइस, तो भी उस हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। अब सिमिलरली अब इसके अलावा क्या क्या है अलाउंसेस, तो आप देखो इसके अलावा क्या है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है। फर्नीचर अलाउंस में क्या होता है कि आपको 1.25 लाख के करीब आपको 50-50 ऐसा रहता है ऑप्शन कि आप 50% आप फर्नीचर ले सकते हो वुडन, या फिर आप 50% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले सकते हो। वुडन में आगे आपको जैसे सोफा ले सकते हो, पलंग ले सकते हो, ये सारी चीज़ें ले सकते हो, या आप डाइनिंग टेबल ले सकते हो। सिमिलरली अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अगर जाते हैं तो उसमें 50% में आप टीवी ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। वो सारा आपका रीइंबर्स करा लेना होगा आपको 1.25 लाख के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज़ मिल जाती है। उसके बाद आपको टेलीफोन बिल
मिलता है आपका महीने का 1500 से 2000 रुपये तक मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि जो आपने फर्नीचर लिया या फिर जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस खरीदा, तो उसके लिए क्या है कि साल में आपको 10,000 रुपये मेंटेनेंस आपको मिलते हैं, ठीक है, उसको मेंटेनेंस कराने के लिए। उसके बाद क्या है कि क्योंकि इसको एक हेक्टिक जॉब माना जाता है, माइंड पूरा ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस करके एक देते हैं ये 20-25 हज़ार रुपये। तो ये क्वार्टरली देते हैं, यानी कि हर 3 महीने पे 5,000 के करीब दे देते हैं। इसमें एक मैं लमसम बता रहा हूँ, ये कुछ चेंज हो सकता है हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो वो सारा डिटेल एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना मिलता है, ठीक है। और उसके बाद देखो आप इस तरह से आपकी सैलरी मिलती है, और बाकी जो इंक्रीमेंट है वो जैसा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में होता है हर साल 5,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका क्या है कि हर 3 साल पे प्रमोशन होता है, तो प्रमोट होकर ये स्केल 2 में जाएंगे, ठीक है। तो स्केल 2 की सैलरी आप देखो तो उनका बेसिक 48,000 हो जाता है। फिर इसी तरह से इनकी सैलरी बात करो तो 72,000 रुपये अकाउंट में आते हैं, 94,000 रुपये के करीब इनका ग्रॉस बनता है। तो अब देखो इसका डिफरेंस क्या है। तो अब इस इनको तो शुरू में मिल चुका है फर्नीचर, नहीं मिला है तो फिर इनको भी मिलेगा, ठीक है, अगर पहले नहीं लिया है तो। इसके बाद क्या होता है कि इनके साथ आपका जो फ़ोन है, पेट्रोल जो है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि 60-65 लीटर मिलते थे, तो वो आपको 80-85 लीटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो 6,000 पीओ के केस में या असिस्टेंट मैनेजर के केस में, या 8-8,500 रुपये आपका डिप्टी मैनेजर या स्केल 2 के केस में वो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर जो मेंटेनेंस मिलता है वो तो मिलेगा ही, एंटरटेनमेंट मिलता है वो तो मिलेगा ही। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट में जो फाइनल जो पैसे आएंगे वो करीब लाख रुपये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और जबकि आपका पीओ के केस में आपका मान के चलो नहीं भी तो 60-70 हज़ार रुपये क्रॉस हो जाएगा। तो ये देखो आप, तो इस तरह से आपका ये स्केल बढ़ता जाएगा। तो जैसे उसमें होता था कि हर 10 साल पे प्रमोशन हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हर 3 साल पे प्रमोशन आपको ऑलमोस्ट होती रहेगी। तो आप 36,000 बेसिक है तो 3 साल बाद 48,000 हो जाएगा, उसके 3 साल बाद 63,000 रुपये हो जाएगा। तो ये आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में क्या था कि आपकी सैलरी अगर 36,000 है तो 5-5 हज़ार आपका वो सैलरी इंक्रीज़ होगा हर साल। हालांकि वो बैंक में भी 5-5 हज़ार साल होगा, लेकिन 3 साल पे प्रमोशन हो जाएगा, जिसके कारण आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें क्या होगा, आपका सैलरी उसमें आपका जो है आपका 5-5 हज़ार बढ़ेगा, 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा, तो उसमें आपको सैलरी पता नहीं लगेगा कि क्या बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है। अब इन सब के अलावा आपने देखा कि आप देख लो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे, तो काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं। जैसे आप स्केल 1 हो तो करीब 77-78 हज़ार रुपये तक आपको आ सकते हैं। इसके अलावा इनको एक फैसिलिटी दी जाती है कि जैसे मान लो कि छोटे जगहों पे आपको 8,000-10,000 रुपये तक आपको रीइम्बर्स हो जाएगा जो हाउस रेंट है, या फिर जो बड़े जगहों पे पटना जैसे शहर में 10-15 हज़ार रुपये तक आपको दे दी जाती है। तो उन सबको अगर आप मिला लो, उसको लीज एकोमोडेशन कहते हैं, तो उसको भी अगर आप मिला दोगे तो एक असिस्टेंट मैनेजर को 88 से 90 हज़ार रुपये तक का आप देखेंगे कि उसको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। और ग्रॉस के करीब अगर मान के चलो तो 72-73 हज़ार रुपये इन हैंड आ जाती है उनको। और आप अगर एक प्रमोशन ले लेते हैं तो उसके बाद करीब 1,15,16 हज़ार रुपये के करीब उनकी ग्रॉस हो जाती है, और 93-94 हज़ार रुपये के करीब आपको इन हैंड आना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सैलरी ज़्यादा हाइक हो जाती है एक एक प्रमोशन के बाद। और तो 93 हज़ार रुपये सैलरी आपके लेवल 9 में भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो फिर और सैलरी बढ़ती है। आप देखोगे कि हर प्रमोशन के बाद 20-20 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिनिमम बढ़ेगी, और आप देखोगे कि आप कितना स्केल 2 स्केल 3 ये सारा 3-3 साल पे आप प्रमोट होते रहोगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ देख ली। इन फैसिलिटीज़ के अलावा इनको और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आप जो इनको जो लोन्स मिलते हैं, चाहे वो होम लोन हो या ऑटो लोन हो, तो इन सब पे भी इनको रिबेट मिलता है कि आपको जो परसेंटेज है, जो ईएमआई इंटरेस्ट है वो कम लगता है। तो ये एक फ़ायदा है, ठीक है। तो इन सब के अलावा जो इनकी जो एलएफसी मिलती है, जैसे एलटीसी, जो आप हर 4 साल पे जो ट्रैवल करते थे और उसके लिए आपको टिकट मिल जाता था, तो सिमिलरली बैंक में भी मिल जाता है। तो इसमें आपको एलएफसी कहा जाता है, जो बैंक्स होते हैं उसमें। बात वही है, सेम चीज़ है, इसमें भी आपको डिपेंडेंट और उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरी फैसिलिटीज़ जो है वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, कि इनके अंदर क्या है कि एक फिक्स नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, इन पैनल्ड हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है। तो उसमें अगर आप एडमिट होते हैं या फिर दिखवाते हैं तो वो 100% आपका रीइम्बर्स हो जाता है। उसके बाद आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, जैसे वाइफ हो गया या फिर डिपेंडेंट बच्चा हो गया, तो उन सब पे भी आपका 100% रीइम्बर्समेंट हो जाता है, जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा कम होता है, 75% होता है शायद। और उनके जो हैं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स कम होते हैं, ठीक है, उनमें रीइम्बर्समेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। और जबकि बैंक्स में क्या होता है, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पे आपका आप जाओ वहाँ पे कैशलेस आपका इलाज हो जाएगा, ठीक है। और प्योर जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जगहों पे आपको खुद से पे करना पड़ेगा, और बाद में आप बिल वो देंगे तो वो पास हो करके आपके अकाउंट में फिर मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है। अब देखो कार फैसिलिटीज़ की बात करें तो नॉर्मली ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। अगर मान लो कि इनकी पोस्टिंग मान लो आरबीओ या फिर एलएचओ, यानी कि रीजनल ऑफिस, या फिर जो लोकल हेड ऑफिस है या फिर हेड ऑफिस में होता है, तो स्केल 3 या फिर स्केल 4 के ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं, स्केल 3 से मान लीजिए, अगर ब्रांच में है तो स्केल 3 से भी इनको कार मिलनी शुरू हो जाती है। और कार मिलता है तो फिर बाकी सारा तो कुछ मिलता ही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इनको मिलती है, ठीक है। तो अब आते हैं पीएसयू के बारे में। ये देखा आपने कि बैंक्स में कितनी सैलरी मिलती है, और उसके बाद देखेंगे कि पीएसयू में कितनी सैलरी मिलती है।
तो देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि बीएसएनएल है, एनटीपीसी है, थर्मल पावर जिसको कहते हैं, उसके बाद ओएनजीसी है, आईओसीएल, कोल इंडिया या फिर डीएमआरसी, इस तरह की जितनी भी आपको जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो इसमें क्या होता है, जैसे गेल है, बीएचईएल है, तो इन सब में आपको क्या सैलरी मिलती है, तो इनकी जो पे रिवीजन होती है उसको पीआरसी कहते हैं, पे रिवीजन कमेटी, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इनका जो है अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो क्या है कि नॉर्मली ये E1 E2 E3 ऐसे देते हैं, जैसे उसमें लेवल चलता है ना L1 L2 L3 सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जैसे स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 ये चलता है आपका बैंक्स में, वैसे ही आपका जो पीआरसी है, जो आपका इंडस्ट्रीज़ है, पीएसयू है, तो उसमें क्या चलता है E1 E2 E3 मतलब एग्जीक्यूटिव 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता है। तो मिनिमम जो स्टार्ट होता है वो E1 से स्टार्ट होता है। हालांकि बहुत सारी कंपनी जो महारत्ना है, नवरत्ना है, वो डायरेक्ट हायर करती है E3 पे, लेकिन कई कंपनी ऐसी हो गई है, या फिर इवन महारत्ना या फिर जो नवरत्न कंपनी है आजकल, स्थिति ऐसी है कि वो भी आजकल E1 पे हायर करते हैं। तो E1 पे क्या होता है कि इसकी बेसिक जो है, देखो आप 40,000 से 1,40,000, फिर देखो आप अगला प्रमोशन 50,000 से 1,60,000, 60,000 से 1,80,000, अब देखो इसकी बेसिक कितनी है, 40,000 है, फिर प्रमोट होंगे तो 50,000, फिर प्रमोट होंगे 60,000, ये सारी चीज़ें। अब ये देखो ये बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बीच का हो गया एक तरह से, तो जो जो भी इसको फॉलो करना होता है फैसिलिटी, तो इसमें क्या है कि इसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको बैंक वाली या फिर उससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो इसमें क्या एक बेनिफिट है, देखो वो मैं बताता हूँ। तो देखो ये एक रफ है मेरा, आप इसमें देख सकते हो कि E1 E2 E3। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे सीटीसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो बैंक्स की जो सीटीसी है, तो मान के चलो आपका कि जो स्केल 1 का जो सीटीसी होता है इन बिहार जैसे जगहों पे, तो आप मान के चलते हो कि 9 से लेके 12 लाख रुपए तक की सीटीसी हो जाती है। वही प्रमोट होने के बाद स्केल 2 जब आप हो जाते हैं तो 15-17 लाख के करीब आपकी सीटीसी हो जाती है, ठीक है। और आपने देखा था कि आपका प्योर जो गवर्नमेंट था तो वो 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख और 12-14 लाख ऐसा था सीटीसी, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो अब आते हैं पीएसयू पे। तो पीएसयू में कैसी सैलरी होती है, जब आपका E1 रहेगा तो इसमें भी सारा कंपोनेंट वैसा ही रहेगा, बेसिक DHRA सब कुछ ऐसा रहेगा। इसमें एक यूनिक फीचर रहेगा पर्क, जैसे बैंक में अभी स्पेशल अलाउंस है, तो वो इसी को देख के लाया गया है। जो पर्क दिया जाता है आपका पीएसयू में, ये क्या होता है, बेसिक का 35% डायरेक्ट आपको दे देता है, मतलब कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस, टेलीफोन, ये सब सारा कुछ मेड, और ये आपका जितना भी मेंटेनेंस है और सारा चीज़ मिला करके, पेट्रोल डीजल वो सारा मिला करके ये एक ही बार में दे देते हैं। कहते हैं कि 35% रख लो बेसिक का, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। तो ये सारा है, तो आपका बेसिक आपका 40,000 है और पर्क दे देंगे 35%। तो इस हिसाब से इनकी जो सैलरी है, इनका भी एनपीएस वगैरह कट कट के, तो 40,000 वाले बेसिक पे का यानी कि E1 का अराउंड 71,000 अकाउंट में आ जाता है, और इनका ग्रॉस मान लो 84 to 90,000 आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो E2 पे जब आप प्रमोट होते हो या फिर E2 पे अगर ज्वाइन करते हो, तो जिनकी बेसिक 50,000 रुपये होती है, तो उनकी सैलरी मान के चलो कि करीब 80,000 के करीब क्रेडिट होती है, और 94-95,000 रुपये इनका ग्रॉस बनता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप E3 पे ज्वाइन करते हो, जिनकी बेसिक 60,000 रुपये होती है, तो इनका करीब मान के चलो 1,20,000 के करीब ग्रॉस होता है, और इनका 1 लाख के करीब इन हैंड आ जाता है, ठीक है। और इन सब के अलावा इनको क्या मिलता है, इनको भी फर्नीचर अलाउंस मिलता है, जैसे बैंक में मिलती है, तो इनको भी 1.25 लाख रुपए वैसे ही मिल जाता है कि आप कुछ भी वुडन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें खरीद सकते हो। इन सब के अलावा मेडिकल रीइंबर्समेंट या फिर मेडिकल जो इन कैश आपका, सॉरी, आप जो है इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल इनका भी होता है, तो वहाँ जाकर के आप इलाज करा सकते हो, पूरा अपना और अपने डिपेंडेंट का, वो भी सारा आपका रीइंबर्स हो जाता है, या फिर विदाउट पे भी आप इलाज करा सकते हो। तीसरी चीज़ें हैं इसकी बेनिफिट, एक है कि आपको लैपटॉप जो मिलता है, हर 4 साल पे आपको नया लैपटॉप का मिल जाएगा पैसा, मोबाइल का मिल जाएगा 3-4 साल पे, बैग का मिल जाएगा पैसा। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। इन सब के अलावा आपको इंसेंटिव का भी आपका फीचर है कि अगर मान लो कंपनी प्रॉफिट करती है, मान लो कि 3% या 5%, 10%, जितना भी प्रॉफिट किया, तो उसके हिसाब से आपको बेसिक का कुछ परसेंट या फिर 100% भी आपको एनुअली दिवाली के टाइम पे या होली के टाइम पे इस तरह से करके आपको इंसेंटिव मिल जाता है, बोनस मिल जाता है। तो करीब वो एक बेनिफिट है इसमें। और एक चीज़ क्या है इसकी बेनिफिट, कि ये बैंक ना रहते हुए भी इनको क्या बेनिफिट होता है कि ये भी आपको लोन ले सकते हैं, आपको पर्सनल लोन या ऑटो लोन या फिर होम लोन, इनको भी आपको सब्सिडाइज रेट पे वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और इन सब के बाद इनके इंक्रीमेंट की बात करें तो हर साल वैसे ही 5,000-7,000 रुपये इनकी इंक्रीमेंट होती है, और प्रमोशन की बात करें तो इनके भी प्रमोशन 3-3 साल पे होती रहती है, ठीक है। तो हर 3 साल पे ये प्रमोट होते रहेंगे, तो सैलरी में बहुत ही बड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो अब आइए तीनों को एक सम अप करते हैं। सबका आपने देख लिया कि क्या सैलरी रहती है, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर आप लेवल 6 पे ज्वाइन करते हैं तो आपके 45,000 के करीब आपके महीने में आएंगे पैसे, ठीक है, 45,000 रुपये। अगर आप लेवल 7 पे ज्वाइन करते हैं तो 56,000 के करीब आएगी, और अगर लेवल 9 पे ज्वाइन करते हैं तो 66,000 के करीब, ठीक है। और बैंक में यही चीज़ अगर आप देखें तो आप अगर पीओ बनते हैं या स्केल 1 या असिस्टेंट मैनेजर पे हैं, तो आपकी सैलरी अराउंड नहीं भी तो करीब करीब मान के चलिए कि 55,000 ऐसे आता है, और ये बढ़ के आपको करीब 70,000 के करीब आपके अकाउंट में आराम से 70-75,000 रुपये ये आ सकता है अलग अलग तरीके से, इससे ज़्यादा ही। और प्रमोट होने के बाद करीब लाख रुपये तक भी आपके अकाउंट में आता है, ठीक है।
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो अगर आप E1 पे ज्वाइन करते हो तो आपको करीब 71-72 हज़ार रुपये इन हैंड आ जाएगा। E2 पे ज्वाइन करोगे तो 80-85 हज़ार आ जाएगा, और E3 पे ज्वाइन करोगे तो करीब 1 लाख रुपये के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से तो अब आपका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए कि कैसे ये काम मतलब कौन से पोस्ट पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सैलरी वाइज अगर बात करें, फैसिलिटी वाइज बात करें, तो नंबर 1 पे आपका PSU है। ठीक है, नंबर 1 पे आप अगर किसी PSU में काम कर रहे हैं तो उसकी सैलरी और फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है। नंबर 2 PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आपकी कोई सी भी है, SBI या फिर कोई सी भी बैंक है, तो नंबर 2 पे उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पे आपका ये जो आप पोस्ट आपने देखा BPSC का, स्टेट गवर्नमेंट का, ये आता है। ठीक है, तो ये अभी 2021 जुलाई का ये कंडीशन है, जून तक का ये कंडीशन है। ये चेंज होता रहता है, कभी बैंक की स्थिति खराब हो जाती है, कभी PSU की स्थिति खराब हो जाती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट की खराब हो जाती है। तो अभी लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा ही होगा कि आपका यही पोजीशन रहेगा जो अभी है, यानी कि 1 नंबर पे आपका PSU हमेशा टॉप पे रहेगा, बैंक हमेशा सेकंड टॉप पे रहेगा, और थर्ड पोजीशन पे आपका स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। तो सैलरी और फैसिलिटीज़ के मामले में ये कंडीशन है। अब इसके फ्यूचर्स की बात करते हैं कि क्या फ्यूचर है, ऐसी सैलरी कब तक रहेगी। अब देखो रीज़न क्या है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है कि ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकती है, कभी भी ये ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकती है। तो क्योंकि इसको काफ़ी सारे लाइबिलिटीज़ होती हैं, आपको पेंशन देना है, आपको काफ़ी सारा आपका स्कीम लॉन्च करना है, बहुत तरह के डिफेंस बजट हैं, स्वास्थ्य है, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन है, तो इन सबको ध्यान रखना होता है। तो गवर्नमेंट कभी भी आपको ज़्यादा सैलरी नहीं देगी। आने वाले दिन में ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब उल्टा कम हो जाए, तो सैलरी ये लोग हमेशा कट करके ही देंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी जितनी प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर में मिलती है, ऐसा कभी नहीं होगा। और अभी के गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी देखें तो ये 75 ईयर्स के इतिहास में पहली बार हुआ है कि DA कट कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सैलरी का। लोगों को 10,000 15,000 का नुकसान हो रहा है हर महीने, क्योंकि वो सारा कुछ कोरोना के नाम पे सैलरी कट कर दी गई है एक तरह से। तो ये आप देखने को मिलेगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट को देख करके स्टेट गवर्नमेंट ने भी वही किया। तो ये आप देखेंगे कि जब जब लॉस होगा, जब जब इकोनॉमी डाउन होगी, तो ये सीन आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपका पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर का केस क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि आपको उसको खुद से कमाना है और खुद से उनको पैसे देने हैं। तो आप देखते हो महारत्ना कंपनी क्यों कहलाती है, क्योंकि उसकी जो प्रॉफिट है वो हज़ारों करोड़ में होती है, तो वो अपने एम्प्लॉय को उसमें से कुछ भी दे सकता है, कुछ भी बेनिफिट्स दे सकता है। तो उसको कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कभी भी टच नहीं कर पाएगी फैसिलिटीज़ के मामले में। और वही चीज़ जो है आपका बैंक पे भी लागू होता है। बैंक भी क्या है, उनको खुद से आपको प्रॉफिट, वो मेकिंग कंपनी है, खुद से वो कमाती है, खुद के पैसे से वो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। ऐसा नहीं है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के में क्या हो जाता है कि उनको टैक्स के थ्रू या फिर कहीं से भी पैसे आए वही उनको सैलरी के रूप में देना है, तो जो कि काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको सैलरी वो अच्छी दे पाएंगे। जबकि बैंक्स और पब्लिक सेक्टर के केस में क्या होगा कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, तो वो आपको फैसिलिटीज़ देते रहेंगे। तो ये चेंज कब होगा सिनेरियो, ये तभी होगा जब कोई बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है लॉस मेकिंग हो जाए, जो कि बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, एक इनका जो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मानते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ तो सारी गवर्नमेंट की ही देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि थोड़ा काम इसमें प्रोफेशनल होता है, लेकिन यही चीज़ पॉजिटिव भी है कि आप इसमें प्रोफेशनल आप बनते हैं, हमेशा कुछ सीखते रहते हैं, तो ये आपको बेनिफिट है। तीसरी चीज़ आप देखेंगे आगे क्या है कि इन सब के अलावा प्रमोशन काफ़ी अच्छी है। आप प्रमोट होकर के आखिरी पोजीशन तक आप जा सकते हैं, GM बन सकते हैं, CGM बन सकते हैं, आप इवन आप चेयरमैन तक जा सकते हैं इन सब जगहों पे, PSU या बैंक्स की बात करें तो। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें आपको प्रमोशन हर 10 साल पे होगा, सैलरी इंक्रीमेंट जो हो रही है 5-5 हज़ार रुपये वही होती रहेगी। आपको डायनामिक चेंज कभी नहीं होगा कि सैलरी अचानक से बढ़ गया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। या फिर अलग से कोई आपको ना इंसेंटिव दिया जाएगा, ना ही कुछ और मिलेगा। तो ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट है उसमें। सरकारी जॉब है, आप गैजेटेड हैं, वो सब एक अलग बात है, उसकी बात मैं अभी इस वीडियो में नहीं कंपेयर कर रहा हूँ कि वो क्यों अच्छा है गवर्नमेंट जॉब। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सैलरी और फैसिलिटीज़ के मामले में कि कौन सा बेटर है, या फिर सिर्फ उसी मामले में मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया कि सबकी सैलरी कितनी मिलती है। अब इस हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा ज्वाइन करना है। अगर आपको सैलरी या फिर इस तरह की चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती, तब फिर आप दूसरी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो सैलरी के हिसाब से नंबर 1 पे वही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताया। ठीक है, बाकी अब पोस्ट इक्विवेलेंस की बात करें कि कौन सा पोस्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, या फिर बात करें कि मान लो कि कौन से पोस्ट में काम ज़्यादा है, या फिर कौन सा पोस्ट ज़्यादा टेक्निकल है, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव है, किसमें मतलब कि ज़्यादा मज़ा आता है, कौन सा काम सबसे अच्छा है, ख़राब है, ये सारी बातें हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो था वो सिर्फ सैलरी के हिसाब से मैंने ये आपको कंपैरिजन बता दिया कि क्या ये रहने वाला है। ठीक है, अब बाकी एक और डिस्कस करने की बात बहुत ज़रूरी है कि आपका करप्शन स्कोप, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी जॉब को सिलेक्ट या फिर डिसलेक्ट करने में। ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। तो रोल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा कि येस, आपको
जो करप्शन के स्कोप हैं, बिल्कुल आपके जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं वो जो आपने बीपीएससी में आपने देखा, तो उसमें भी जो आपने नीचे के जो पोस्ट हैं जो बिहार एसएससी वाले, उसमें आपको करप्शन के स्कोप काफ़ी कम है। और जो आप लेवल हाँ, अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्किल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो सारे पोस्ट जो हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर सप्लाई ऑफिसर, इस तरह की पोस्ट पे डेफिनेटली आप जो आप अंडर टेबल इनकम की बात करते हैं तो वो है। और फिर ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो फिर आपका जो पुलिस की सर्विस है या फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फाइनेंस सर्विस है, तो वो सब में अंडर टेबल पैसे हैं और लोग इसीलिए ज्वाइन करते हैं। और शायद हालांकि उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्यों ज्वाइन करते हैं वो। ये बात और है कि हायरार्की के मामले में या फिर पावर के मामले में ये पीएसयू की पोस्ट या फिर बैंक की पोस्ट और प्योर जो गवर्नमेंट जॉब है उनको कंपेयर करना बहुत ही मतलब कि इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन रहता नहीं है। लेकिन सैलरी के मामले में डेफिनेटली पीएसयू और बैंक्स आगे हैं। और अंडर टेबल इनकम की अगर बात करें तो वो पीएसयू और बैंक्स में भी चांसेस रहते हैं, लेकिन इनमें रिस्क ज़्यादा होता है और टेंशन ज़्यादा रहती है। हालांकि अंडर टेबल इनकम के लिए तो हर जगह स्कोप होता ही है। अब वो एक कहते हैं ना कि कमाने वाला आदमी तो हर जगह कमाने का जरिया ढूंढ ही लेता है, लेकिन जो प्योर जो सरकारी जॉब है उसके अंदर लोग ज़्यादा इस तरह का वो सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है, करप्ट बना हुआ है कि उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कुछ भी, और लोग खुद से पहुंचाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। और अब जब आप लोग करप्शन की बात सोच ही रहे हैं तो साथ में आप लोगों ने उसका बैकअप प्लान भी रखा होगा। आई होप आपने सोच के रखा होगा कि उसके बाद अगर आप जब पकड़े जाएंगे तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। आपकी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, इज्जत भी जाएगी, और उसके बाद सारी ज़िंदगी जेल में काटेंगे वो अलग, ठीक है। क्योंकि ऐसी पोस्ट तो आपको मिलेगी नहीं बीपीएससी के थ्रू या किसी भी पोस्ट के थ्रू कि आप इतने ज़्यादा आप इन्फ्लुएंशियल हो जाएं, जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी तरह कि आप बाहर छूट जाएंगे। आपको और आपकी फैमिली को सफ़र ज़रूर करना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को ज़रूर सोचिए, और जब भी आप कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल आप करप्शन माइंड में लेकर के ना करें। हाँ, डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सिविल सर्विसेज या पुलिस सर्विस की जो बात है, जो खास बात है, वो रीज़न होना चाहिए। जो पब्लिक सर्विस है वो भावना होनी चाहिए। अगर आप उसके लिए ज्वाइन करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ आप अंडर टेबल इनकम की बात करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक इट्स एथिकल, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैंने बता दिया आपको कि सैलरी किसकी अच्छी है, और बाकी पोस्ट के हिसाब से तो जो पावर है वो सारा चीज़ आपको वो बीपीएससी के पोस्ट में ही मिलेगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। तो अब उसके पोस्ट इक्विवेलेंस के बारे में इन तीनों में और कौन सी पोस्ट ज़्यादा पावरफुल है वो मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।